हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक प्रबंध सेक्शन से संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन पर अवलंबित है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैं किसी किसी किताब का अंश को यहाँ पर उठाया हूँ जो कि E51 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 51 से ही इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है संप्रेषण से सम्मिलित है। तो संप्रेषण माने क्या होता है? माने अपनी बातों को किसी तक पहुंचाना। इसमें कहना, सुनना, समझना सब आ जाएगा। तो यहाँ पर द वाला आंसर इसका सही आएगा, उपयुक्त सभी। संप्रेषण की क्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कहना, सुनना, समझना, उपयुक्त सभी। अब इसमें आपको समझना होगा कि संप्रेषण क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सही आंसर इसमें स आएगा, समझना। मैंने किसी को कुछ कहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, तो संप्रेषण क्रिया पूर्ण हो ही नहीं पाता। संप्रेषण क्रिया तभी पूर्ण होगा जब मैंने किसी को कुछ कहा और उसने मेरी बात को समझा। कहना, सुनना, समझना, यहाँ पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 52 का स आंसर आएगा। संप्रेषण अर्थ का पुल है। उपयुक्त विचार किसका है? कीथ डेविस, चार्ल्स ई रेडफील्ड, लुइस ए एलन या ई जी मेयर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सा आएगा, लुइस ए एलन। संप्रेषण में विनिमय होता है, तथ्यों का, विचारों एवं संपत्तियों का, भावनाओं का, उपयुक्त सभी का। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें द आ जाएगा, उपयुक्त सभी का। मैंने जब संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तथ्यों का भी, विचार और संपत्तियों का तो होता ही है, अपने भावनाओं का, सबका यहां पर होता है। संप्रेषण के अंतर्गत संदेश प्राप्त करने वाला को कहते हैं। अब संदेश प्राप्त करने वाला अब कॉमन क्वेश्चन था। संदेश ग्रहीता, संवाददाता, प्रेषक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदेश ग्रहीता जो संदेश प्राप्त करेगा अर्थात वो संदेश ग्रहीता के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती? 1, 2, 3, 5। कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन यहां पर था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाता है कि ये आपको बताना है। सूचनाएं कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। सूचनाएं ऐसी हो जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। सूचनाएं संस्था के नीतियों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों से यथोचित रूप से मिलती जुलती होनी चाहिए। ये उपयुक्त सभी। सही लग रहा है कि सभी यहाँ पर सही होंगे, तो यहाँ पर द आएगा, उपर्युक्त सभी। संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बतलाता है कि सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। सही आंसर इसका द आएगा, सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी और न ही अत्यधिक बोझिल होनी चाहिए। कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण उपयुक्त है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, उपयुक्त सभी। इसमें से कोई एक। सही आंसर इसमें मौखिक आएगा कि जो अगर आप कुशल नेतृत्व करना चाहते हैं तो तुरंत संप्रेषण हो तो उसके लिए मौखिक होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अथवा सलाह प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण माध्यम क्या होगा? इसमें आपको बताना है। लिखित, मौखिक, सांकेतिक, दृश्यगत, उपयुक्त सभी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी और सलाह प्राप्त करने के लिए लिखित और मौखिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण माध्यम मौखिक नहीं है? साक्षात्कार, संयुक्त विचार विमर्श, सभाएं व सम्मेलन, सभा के सूक्ष्म। अब यहाँ पर साक्षात्कार में 2 व्यक्ति बैठते हैं तो मौखिक ही होगा। संयुक्त विचार विमर्श में भी मौखिक होगा, आपस में विचार विमर्श करते हैं। सभाएं सम्मेलन भी मौखिक ही होगा। उसमें बोला अब यहाँ पर बच जाता द, तो यहाँ पर सही आंसर सभा के सूक्ष्म आएगा। वह कौन सा संप्रेषण माध्यम है जिसमें मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक विधि का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर। अब इसमें से आपको छांटना, कॉमन क्वेश्चंस था। इसमें टेलीविजन में तीनों चीज समाहित होते हैं, मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक, तीनों चीज इसमें समाहित होते हैं।
एक व्यावसायिक संगठन में आंतरिक संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयोगी है? टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीप्रिंटर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आंतरिक संप्रेषण के लिए टेलीफोन होना आवश्यक है या मोबाइल होना आवश्यक है। क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। संवाद की भाषा शुद्ध होनी चाहिए। संवाद में अलंकारों और विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद का प्रत्येक शब्द उपयोगी होना चाहिए। चार्टों तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं कि संवाद में अलंकार और विशेषण का प्रयोग किया जाए। लिखित संप्रेषण है तो लिखित संप्रेषण में संवाद शुद्ध होना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, संवाद का प्रत्येक शब्द उपयोगी होना चाहिए और चार्ट और उदाहरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अलंकार अलंकार कोई मतलब नहीं है। विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेषण है? अब विस्तृत है और जटिल है तो कौन सा सूचना यहाँ पर आएगा? 4 ऑप्शन आपसे आपके पास है जिसमें से आपको छांटना है। सही आंसर इसके लिए लिखित होगा। विस्तृत भी लिखा जा सकता है और जटिल हो तो उसको सूचना जटिल है तो भी बताया जा सकता है। भावी संदर्भ की दृष्टि से संप्रेषण मौखिक होना चाहिए, दृश्यगत होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तो आप देखिए आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर सही है लिखित होना चाहिए। अगर मैं किसी को जीवन बीमा संबंधित है, जीवन बीमा करवा रहा हूं तो मौखिक होगा तो बनेगा क्या? अगर मैं किसी का मतलब जमीन जमीन के कागजात है या कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज है उसको मौखिक कहूंगा तो मुकर जाएगा व्यक्ति। विस्तृत और जटिल सूचना के लिए संप्रेषण क्या होना चाहिए? अक्सर लिखित होना चाहिए। तो यहाँ पर 65 का आएगा। भावी संदर्भ की दृष्टि से संप्रेषण मुझसे विस्तृत नहीं, ये वाला था। भावी संदर्भ की दृष्टि से, भावी संदर्भ माने भविष्य के दृष्टिकोण से लिखित होना चाहिए। यहाँ पर लिखित होगा तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की तुरंत जानकारी हेतु आवश्यक है कि संदेश लिखित हो, मौखिक हो, लिखित और मौखिक दोनों हो, सांकेतिक हो, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर मौखिक होना चाहिए। लिखित होगा तो बिल्कुल तुरंत अगर चाहिए और लिखित भेज रहा हूं तो कहां से तुरंत पहुंचेगा उसको? तुरंत होगा तो मौखिक होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा उसके सामने। क्वेश्चन है, संस्थाएं अपनी प्रगति की जानकारी कार्मिकों को देने के लिए कौन सा संप्रेषण साधन अपनाती है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। कार्य प्रपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, बुलेटिन या ज्ञापन पत्र। तो संस्थाएं अपनी प्रगति की जानकारी कार्मिकों को देने के लिए जो होती है बुलेटिन का प्रसारण करती है। तो स वाला 68 का आंसर स होगा। अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों, सदस्यों को कंपनी के विकास गतिविधियों एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी देने हेतु संप्रेषण का कौन सा साधन अपनाया जाता है? कार्यक्रम प्रपत्र, बुलेटिन, गृह पत्रिकाएं या वार्षिक प्रतिवेदन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका द आएगा, अर्थात वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिपादित किया जाता है। संगठन चार्ट के आधार पर निर्धारित संबंधों को ध्यान में रखकर संवादों को आदान प्रदान को कहते हैं। अब संगठन चार्ट के आधार पर निर्धारित संबंधों को ध्यान में रखकर तो करोगे तो ये क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। लिखा पढ़ी वाला जितना काम होता है ये सब होता है औपचारिक हो जाता है, तो ये औपचारिक के अंतर्गत आएगा। अधोगामी संप्रेषण संवाद का प्रवाह होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, समान स्तर के अधिकारियों का मत, संगठन के बाहर के एजेंसियों का। अधोगामी अर्थात नीचे की ओर, नीचे यहाँ पर ऊपर से माने ये ऊपर से नीचे जा रहा है, अधोगामी व 71 का जो आंसर ब आएगा। संप्रेषण का प्राचीनतम प्रारूप क्या था? अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल या बहुआयामी। तो प्राचीन होता था केवल आदेश देते थे तो ये अधोगामी ही होता था। प्राचीन में अधोगामी, ये नीचे अधोगामी, ये ऊर्ध्वगामी, ये समतल, इस प्रकार संप्रेषण। ऊपर से नीचे आ रहा है, आदेश आ रहा है तो ये अधोगामी हुआ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ऊर्ध्वगामी, ऊपर जा रहा है। एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं संप्रेषण, तो ये समतल हो जाता है। तो ये इस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन है,
अधोगामी संप्रेषण में भेजी जाने वाली सूचनाओं की प्रकृति होती है, यहाँ बताना है। सुझाव अथवा रिपोर्ट के रूप में, प्रगति प्रतिवेदन के रूप में, समाचार बुलेटिन, आदेश निर्देश या सूचनाएं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आदेश होता है ये सब के सब क्या होते हैं, अधोगामी होता है, तो द वाला आ जाएगा। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संवादों का प्रवाह होता है। अब साफ है कि ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये आ वाला आ जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर ये जाएगा। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण की प्रकृति होती है। अब ऊर्ध्वगामी पहले ही बताया, रिक्वेस्ट करोगे तो आदेश तो होगा नहीं। सुझाव और प्रतिवेदन, यहाँ पर ब वाला आंसर आ जाएगा कि हम सुझाव और प्रतिवेदन दे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संबंधित नहीं है? ऊर्ध्वगामी माने एक प्रतिवेदन होता है, एक सुझाव होता है, इससे माने कार्य प्रतिवेदन, संघ प्रकाशन, सुझाव पेटी, ये सब तो आएंगे, लेकिन हस्त पुस्तिका ये वाला नहीं आएगा। द 76 का आंसर द आएगा। जब दो समान स्तर के अधिकारी के मध्य आपस में विचार अथवा तथ्यों का आदान प्रदान होता था उसे कहते हैं, अभी मैंने कहा था कि आप झट से बताओगे, समतल संप्रेषण। क्या कहा जाता है? समतल संप्रेषण कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है? विचार विमर्श, सभाएं या सम्मेलन, निजी भेंट, शिकायत पुस्तिकाएं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा, शिकायत पुस्तिकाएं। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? संवाद प्राप्तकर्ता, माध्यम, प्रेषक, प्रतिक्रिया। तो देखो पहला तो प्रेषक आएगा, प्रेषक के बाद माध्यम आएगा, भाई किस माध्यम से उसको भेज रहा है, फिर प्राप्तकर्ता आएगा तीसरा, और जब वो प्रतिक्रिया देता तो कंप्लीट हो जाता संप्रेषण। तो यहाँ पर ये पहले नंबर पर क्या आएगा? अब पूछा था कि संप्रेषण प्रक्रिया 4 प्रथम स्थान पर आप इसे रखेंगे, तो यह प्रेषक आएगा, स 79 का जो आएगा स आएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे? तो अंतिम स्थान पहले ही बता दिया, क्या आ जाएगा? ब प्रतिक्रिया। अंतिम स्थान पर क्या आएगी? प्रतिक्रिया आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण को भौतिक बाधा नहीं है? अब भौतिक बाधा प्रेषक एवं प्रेषिता के बीच दूरी, अत्यधिक शोरगुल, पद स्थितियों में असमानता, समय का अभाव। तो ये पद स्थितियों में जो असमानता है मानसिक बाधा है, स आ जाएगा 81 का। ये मानसिक बाधा है, ये भौतिक बाधा नहीं है, तो स आंसर आएगा। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सम्मिलित नहीं है। अब इसमें से आपको छांटना है। प्रेषक और प्रेषित के बीच भावनात्मक अंतर, प्रेषक और प्रेषित की पद स्थिति में अंतर, दोनों के बीच व्यक्तिक मतभेद, भाषा ज्ञान संबंधी अंतर। तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक बाधा में बाधा है, भाषायिक बाधा है, भाषा ज्ञान संबंधी बाधा भाषायिक बाधा है, न कि मनोवैज्ञानिक। तो 82 का आंसर आपका द आएगा। 82 का जो आंसर है 82 का द आंसर आएगा। अब इसमें मनोवैज्ञानिक प्रेषक और प्रेषित भावनात्मक अंतर तो मनोवैज्ञानिक हुआ ही, प्रेषक और प्रेषक पद स्थिति में अंतर भी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ऊंचा है नीचे है, दोनों के बीच व्यक्तिक मतभेद भी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन यह भाषा वाला नहीं आएगा। बोधक बाधाएं नहीं है। बोधक बाधाएं पद स्थिति में असमानता, संवाद प्राप्तकर्ता की योग्यता, संवाद प्राप्तकर्ता का अनुभव, संवाद प्राप्तकर्ता का भाषा का ज्ञान। अब इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। तो देखो बोधक बाधाएं क्या होती पहले समझ लो। बोधक माने ज्ञान, बोधक माने जानना, माने जिस चीज को मैं बोल रहा हूं उसको बोध होना चाहिए। तो बोधक में संवाद के प्राप्तकर्ता की योग्यता भी, उसको योग्यता होगा तभी तो वो समझ पाएगा मेरी बातों को, लैंग्वेज को। संवाद प्राप्तकर्ता का अनुभव भी होना चाहिए, संवाद प्राप्तकर्ता की भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक संप्रेषण, मैं पढ़ा रहा हूँ संप्रेषण है। अब कोई योग्यता ही नहीं है किसी का तो मेरी बातों को बकवास समझेगा। तो यहाँ पर जो सभी आ जाएंगे केवल इसको छोड़ के। 83 का जो आएगा पद स्थिति में असमानता, इसको छोड़ के पद स्थिति में असमानता मनोवैज्ञानिक है, पद स्थिति में असमानता मनोवैज्ञानिक है, बोधक बाधाएं नहीं, बाकी सब बोधक बाधाएं हैं। आधुनिक संगठन संप्रेषण के किस मार्गों को अपनाते हैं? एक मार्गी, द्विमार्गी, बहुआयामी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम। अभी क्या बहुआयामी मार्ग को अपनाया जाता है। यहाँ पर बहुआयामी स आंसर 84 का आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। संगठनात्मक संरचना से उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय। संगठनात्मक संरचना याद रखना, संगठनात्मक संरचना से उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय है। पद स्थितियों में अंतर में उत्पन्न बाधा है,
अधिक पद स्थिति में उत्पन्न बाधाएं, विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के मतभेद से उत्पन्न बाधाएं, विभिन्न पद पर स्तर पर व्यक्तियों की भिन्न भिन्न योग्यता होने से उत्पन्न बाधाएं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा अधिक पद स्थितियों को उत्पन्न बाधा है। बहुत ज्यादा पद हो जाएगा तो संरचना का पद, बहुत ज्यादा पद अगर करोगे, अब उसमें से हम किसमें संप्रेषण करें किसमें नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यह संगठनात्मक संरचना का दोष है। पद स्थिति में अंतर होगा या विभिन्न पदों में कार्यरत व्यक्तियों में मतभेद है, विभिन्न पद में व्यक्तियों की भिन्न योग्यताएं, ये मनोवैज्ञानिक में आ जाता है। लेकिन अधिक पद स्थिति, बहुत सारे पद बना दोगे और किससे मेरे को कम्युनिकेशन करना, ये दिक्कत आ जाती है। संगठनात्मक संरचना से उत्पन्न संप्रेषण बाधा होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।